जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था कि युद्ध के समय में सच बोलना एक क्रांतिकारी कार्य है। और आज हम कुछ ऐसे ही उलझे हुए अंतर्राष्ट्रीय सच पर बात करने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं अलास्का में 15 अगस्त को होने वाली एक अहम बैठक की, राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच। हमारे पास जो स्रोत हैं, जिनमें द प्रिंट का एक काफ़ी विस्तृत लेख भी शामिल है, उनके आधार पर हम इसके नतीजों को समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए चर्चा बहुत काम की हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वैश्विक व्यवस्था में बदलाव, ये सब मुद्दे इसमें जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बैठक सिर्फ अमेरिका, रूस या यूक्रेन के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे ट्रांस अटलांटिक गठबंधन के लिए इतनी बड़ी बात क्यों मानी जा रही है? बिल्कुल। देखिए, 3 साल से ज्यादा हो गए यूक्रेन युद्ध को, और इसने यूरोप की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे शायद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा अस्थिर कर दिया है। रूस को लेकर जो डर है और दूसरी तरफ नाटो का पूरब की तरफ बढ़ना, इसने नाटो की जो ओपन डोर पॉलिसी थी, मतलब किसी भी यूरोपीय देश को शामिल करने की नीति, उस पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ, और हमारे स्रोतों को देखें तो ट्रंप प्रशासन का रुख भी बड़ा अजीब रहा है। मतलब दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में तो पुतिन पर काफी सख्त थे, प्रतिबंधों की धमकी, यूक्रेन को मदद का वादा, और फिर एकदम से ये अलास्का बैठक की खबर। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिकी विदेश नीति एक पेंडुलम की तरह इधर से उधर झूल रही है, और इसके नतीजे जाहिर है पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। खासकर अगर, जैसा कि स्रोत बता रहे हैं, ट्रंप पुतिन की मांगों के आगे कुछ हद तक झुक जाते हैं। और ये मांगे क्या हैं? सुनने में तो काफी लंबी लिस्ट है। स्रोतों के मुताबिक पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों को मान्यता मिले। हाँ, और यूक्रेन कभी नाटो सदस्य न बने, यूक्रेन की सीमाओं पर पश्चिमी सैनिक न हो, कीव की सेना पर भी मतलब कड़ी पाबंदियां लगें, पश्चिमी हथियार न मिले। रूसी भाषा को भी यूक्रेनी के बराबर दर्जा मिले यूक्रेन में। और वो मार्च 2025 की फोन कॉल वाली बात, रूस को स्विफ्ट सिस्टम में वापस लेना, प्रतिबंध हटाना, कृषि, वित्तीय क्षेत्र। जी, ये सब मांगे बताई जा रही हैं। तो जाहिर है अलास्का बैठक की खबर आते ही यूरोप में, कीव में एक तरह से चिंता की लहर दौड़ गई। ज़ेलेंस्की और यूरोपीय सहयोगियों को इस तरह से साइडलाइन करना, और ट्रंप का वो बयान कि कुछ इलाकों की अदला बदली हो सकती है, ये किसी को अच्छा नहीं लगा। हाँ, ये थोड़ा 2020 वाले अफगानिस्तान तालिबान डील जैसा लग रहा है, जहां अफगान सरकार को ही बाहर रखा गया था। बिल्कुल वही पैटर्न दिखता है। तो यूरोप ने क्या किया? हमने सुना हेग में नाटो समिट हुई थी, रक्षा खर्च बढ़ाने की बात हुई, जीडीपी का 5%। क्या ये बस दिखाने के लिए था? देखिए, ये एकजुटता दिखाने की कोशिश तो है, पर साथ ही यूरोपीय नेताओं ने एक साझा बयान भी निकाला। उसमें ट्रंप की योजना का स्वागत तो किया, लेकिन बहुत जोर देकर कहा कि यूक्रेन और यूरोप के जरूरी सुरक्षा हितों की रक्षा होनी चाहिए। इससे साफ लगता है कि वॉशिंगटन और यूरोप के बीच मतलब प्राथमिकताएं शायद अब उतनी मेल नहीं खा रही हैं, सोचने का तरीका अलग हो रहा है। तो ये पूरा समीकरण ही बदल रहा है। पहले हम देखते थे कि फ्रांस, जर्मनी जैसे देश रूस को लेकर थोड़े नरम रहते थे, अमेरिका ज्यादा सख्त था। अब क्या हो रहा है? अब स्थिति थोड़ी उल्टी लग रही है। यूरोप सीधे रूस के सामने है, और वॉशिंगटन एक तरह से ऊपर बैठकर यूरोप को थोड़ा किनारे कर रहा है, और ऊपर से कह रहा है कि अपनी सुरक्षा पर ज्यादा खर्च करो। क्या ये 2008 के रूस जॉर्जिया युद्ध जैसा कुछ हो सकता है, जहां पश्चिम विरोध करता रहा और जॉर्जिया को इलाका गंवाना पड़ा? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इस बैठक से यूक्रेन और यूरोप की सुरक्षा का सौदा हो जाएगा? यूरोप का जो सुरक्षा ढांचा है उसका क्या होगा? क्या हम एक ऐसे यूरोप की तरफ बढ़ रहे हैं जहां अमेरिका का प्रभाव कम हो रहा है? और इसका असर अमेरिका की अपनी गारंटी पर क्या पड़ेगा, ना सिर्फ यूरोप में बल्कि इंडो पैसिफिक में भी, चीन के सामने? देखिए, नतीजा चाहे जो भी हो, ये तो साफ है कि ट्रंप का जो ये रवैया है पूरी तरह लेन देन वाला, इसने यूरोपीय सहयोगियों को एक बहुत ही मुश्किल और कह सकते हैं अनिश्चित स्थिति में डाल दिया है। ये हमें यथार्थवाद के उस पुराने सिद्धांत की याद दिलाता है, ताकतवर वो करते हैं जो वो कर सकते हैं, और कमजोर वो सहते हैं जो उन्हें सहना पड़ता है। या फिर जैसा हेनरी किसिंजर ने कहा था, जिसे आपने शुरू में कोट किया था, अमेरिका का दोस्त होना घातक हो सकता है। बिल्कुल। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि जब बड़ी ताकतें अपने बड़े खेल खेलती हैं, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून, देशों की संप्रभुता, ये सब बातें सिर्फ किताबों में रह जाती हैं? अलास्का में दांव पर बहुत कुछ है। हाँ,
और इसके जो नतीजे होंगे वो आने वाले कई सालों तक दुनिया की राजनीति को दिशा देंगे। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए, जैसा हमने कहा, ये पूरा प्रकरण समझना बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यूरोप की सुरक्षा, अमेरिका रूस के बदलते रिश्ते और वैश्विक शक्ति संतुलन, ये सब कोर टॉपिक्स हैं। द प्रिंट और दूसरे स्रोतों का विश्लेषण इसी नजरिए से अहम हो जाता है। इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? नीचे टिप्पणी में जरूर बताइए। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए।